बिहार में बुधवार यानी आज से अनलॉक 2 लागू हो गया है। इसमें 3 महत्वपूर्ण रियायतें दी गई हैं। अब सभी दुकानें एक दिन अंतराल कर सुबह शाम 6 बजे से शाम के 6 बजे तक खुली रहेंगी और इसका समय शाम 5 बजे तक ही था। सरकार व निजी कार्यालय में भी 50% उपस्थिति के साथ अब 4 बजे की जगह शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे। इसके साथ ही नाइट कर्फ्यू में भी 1 घंटे की छूट दी गई है। पहले शाम 7 बजे से रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू होता था, जो अब रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू होगा। फल, सब्जी, किराना, दूध और दवा समेत अन्य अनिवार्य सेवा की दुकानें पहले की तरह ही रोज खुलेंगी। चश्मे की दुकानें भी अब रोज खुल सकेंगी। इसके अलावा अनलॉक 1 की सारी पाबंदियां पहले की तरह अनलॉक 2 में भी लागू रहेंगी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता शशांक दुबे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शशांक जी, बिहार में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है और अब फिर से अनलॉक का ऐलान किया गया है और अब इस अनलॉक के गाइडलाइन में क्या कुछ छूट दी गई है? शशांक जी देखिए, यहाँ बहुत सारी रियायतें हैं जो जरूरत भी थी। सबसे महत्वपूर्ण है कि जो दुकानों के खुलने का समय था वो उसको शाम 6 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है। यानी अब सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। हालांकि जो जरूरी सेवाएं हैं, जरूरी चीजों की दुकानें हैं, जैसे फल, राशन, सब्जी, मांस, इन तमाम चीजों की दुकानें रोज खुलेंगी, लेकिन बाकी दुकानें एक दिन के बीच में गैप करके खुलेंगी और इसका निर्धारण किस दिन कौन सी चीज की दुकान खुलेगी ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पे भी छोड़ दिया गया है। यानी अब शाम 6 बजे तक दुकानें खुलेंगी। सरकारी कार्यालय अब शाम के 5 बजे तक खुल सकेंगे। सरकारी और निजी दोनों कार्यालय अब शाम का 5 बजे तक खुल सकेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण विषय है कि अब रात को 8 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक ही नाइट कर्फ्यू रहेगा। बाकी समय में पब्लिक ट्रांसपोर्ट और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट दोनों चल सकेंगे कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए। यानी जो पहले से कोविड प्रोटोकॉल बना हुआ है जिसमें 50% पैसेंजर के साथ आप चल सकते हैं, वो तमाम का पालन करते हुए अब पब्लिक और प्राइवेट दोनों ट्रांसपोर्टेशन को छूट दे दी गई है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है जो कहीं ना कहीं सरकार ने लिया है। लेकिन जो पहले से रिस्ट्रिक्शन थे नहीं आती, वो बहुत रिस्ट्रिक्शन बरकरार हैं। वो उन रिस्ट्रिक्शन में आपको स्कूल, कॉलेजेस, धार्मिक संस्थान, जिम, स्विमिंग पूल, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो बंद रहे। यानी अभी उनको खोलने की अनुमति नहीं दी गई है 1 सप्ताह आगे के लिए। तो कहीं ना कहीं सरकार आगे भी सतर्क है इन मामलों को लेकर कि जो तमाम छूट दी गई है, लेकिन जो तमाम पाबंदियां थी वो भी बहुत सारी पाबंदियां अभी लागू। जी, वो जैसा कि आपने कहा कि वो तमाम जो पाबंदियां हैं, तो बहुत सी पाबंदियां अभी भी लागू हैं। तो वो कौन से नियम हैं जिसमें अभी तक छूट नहीं दी गई है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है कि जो स्कूल कॉलेजेस खोल लेते हैं या फिर धार्मिक संस्थान, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, ये सब खोल लेते हैं, स्विमिंग पूल, जिम, शॉपिंग मॉल, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिन पर प्रतिबंध था और प्रतिबंध जारी है। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि अभी भी जो बहुत जरूरी चीजें हैं जिससे लोगों की जीवनचर्या जुड़ी हुई है, यानी आप लग्जरी चीजों की छूट अभी भी नहीं है। उन चीजों की छूट नहीं है जहां पर जो जीवन से जुड़ी हुई नहीं है, जो इसेंशियल कम्युनिटी नहीं है, उनमें अभी रियायत नहीं दी गई है। सबसे बड़ी बात है, देखिए, एक सबसे बड़ी रियायत हुई है जो पब्लिक और प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन को खोल देने की। जी, रात को 8 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। उस दौरान को छोड़कर अब तमाम गाड़ियां चल सकेंगी, लोग आवाजाही कर सकेंगे। बिजनेस के जो एक्टिविटी है, कमर्शियल एक्टिविटी है, वो भी अब सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक होगी। यानी 12 घंटे का पर्याप्त समय है जो दुकानदारों की मांग की। तो धीरे धीरे अनलॉक की जो प्रक्रिया है, अनलॉक 2 में उन तमाम चीजों को अनलॉक किया जा रहा है। जो जरूरी, जो अभी भी गैर जरूरी है, उनको इन चीजों से बाहर रखा गया है। तो सरकार बहुत फूक के कदम रख रही है। हालांकि संक्रमण की दर काफी कम हो गई है, लेकिन देखिए जिस तरह से नियाज देखने की बात है कि भारत में जो डेल्टा वेरिएंट था, जिससे इतनी ज्यादा जो डबल म्यूटेंट था, जो डेल्टा वेरिएंट जिसको हम लोग कहते हैं, वो इतना घातक था कि इतना लिथल था कि बहुत सारी मौतें हुई और बहुत सारी तेजी से फैला गया। वो धीरे धीरे अब कम हो रहा है या खत्म होने के कारण, खत्म होने नहीं कह सकते हैं, तकनीकी भाषा में वायरस खत्म नहीं होता इस तरह, लेकिन अब उसका प्रभाव बहुत कम हो गया है।
लेकिन देखिए यही डेल्टा वायरस जो है ब्रिटेन में जाकर फिर से म्यूटेंट कर गया है, फिर से और ये डेल्टा प्लस में कन्वर्ट हो गया है। जी। तो वायरस जो है सर्वाइवल के लिए भी संघर्ष करते हैं, जैसे ह्यूमन बॉडी सर्वाइवल संघर्ष करती है, तो वायरस भी सर्वाइवल के संघर्ष करते हैं और नए नए म्यूटेशन में आते रहते हैं, म्यूटेट करते रहते हैं। ऐसे में जो ब्रिटेन में डेल्टा प्लस आया है, उसके बाद और सतर्क हो जाने की स्थिति भारत में बनेगी, क्योंकि भारत में वो डेल्टा वेरिएंट मौजूद है अभी भी, और वो डबल वेरिएंट है, बहुत खतरनाक था या है भी। तो कहीं ना कहीं अगर वो फिर से रूप बदलता है तो फिर से वो वापस आ सकता है, और जो डेल्टा प्लस है उसकी संक्रमण की दर भी बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में अभी वायरस यहाँ पर मौजूद है और डेल्टा वायरस भी मौजूद है। ऐसे में सरकार भी सोच रही है कि अनलॉक इसकी तेजी से ना किया जाए, इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए किया जाए, क्योंकि लोगों को एकदम से छूट मिलेगी तो लोग जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो उसका पालन नहीं करें, वो बिहेवियर लोग नहीं ला पा रहे हैं जो एप्रोप्रिएट बिहेवियर होना चाहिए, यानी कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते जब लोगों को छूट मिलती है। तो कहीं ना कहीं इन चीजों का सरकार को अंदेशा है, उसको देखते हुए अनलॉक की प्रक्रिया उतनी तेज नहीं जितनी बिहार में कल्पना की जा रही है। बिल्कुल, जिस तरीके से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है और राज्य सरकार भी यही चाहती है कि अनलॉक की प्रक्रिया धीरे धीरे ही शुरू हो, ताकि अचानक से लोग बाहर ना निकलना शुरू हो गया और फिर से संक्रमण का खतरा ना बढ़ जाए। इसको देखते हुए धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की गई है। लेकिन अगर शशांक जी बात करें शिक्षण संस्थान की अगर बात की जाए तो शिक्षा मंत्री ने ये कहा कि अगर कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आती है या फिर जो भी इस अभी फिलहाल जो मामले आ रहे हैं, अगर ऐसी स्थिति बनी रहती है तो अगले महीने तक शिक्षण संस्थान खुल सकते हैं। देखिए शिक्षा मंत्री का जो बयान था वो बयान बहुत सदा हुआ था। शिक्षा मंत्री ने कहा था, विजय कुमार चौधरी ने कहा था कि जो शिक्षण शैक्षणिक संस्थान है उसको अगर हालात सुधरे, अगर जिस तरह से हालात सुधर रहे हैं यही दर रही, यानी अगर यही दर रही तो अगले महीने तक कोरोना वायरस की एक भी केस बिहार में नहीं आए जी। अगर यही स्थिति रही तो फिर स्कूल कॉलेजेस को स्टेप वाइज खोला जाएगा, यानी सबसे पहले यूनिवर्सिटी खुलेंगी, यूनिवर्सिटी के बाद फिर वो इंटर कॉलेजेस खुलेंगे, यानी प्लस 2 खुलेगी, फिर 10 तक के खुलेंगे, फिर जूनियर सेक्शन खुलेंगे, तब प्राइमरी सेक्शन खुलेंगे, और इन तमाम चीजों में गैप रहेगा, यानी इन तमाम चीजों को मॉनिटर किया जाएगा। तो ऐसे में आप देखिए कि जो मेन स्कूलिंग जिसकी हम लोग बात करते हैं वो नर्सरी से 10 तक की होती है, नर्सरी से 8 तक की होती है। तो आमतौर पर नर्सरी से 8 तक के खुलते खुलते अभी भी 1.5 से 2 महीने का समय लग जाएगा। तो परिस्थितियां अगर अनुकूल हुई है तो निश्चित रूप से इतने दिनों में स्कूल कॉलेज खोलने चाहिए, लेकिन वो तमाम चीजों के लिए एक कमेटी होती है, वो हर चीजों पर नजर रखती है। और शिक्षा मंत्री का जो बयान था वो ये था कि जिस दर से केसेस घट रहे हैं, जिस दर से संक्रमण की रफ्तार कम हो रही है, खत्म हो रही है, वही अगर बरकरार रहा तो 1 महीने के बाद हम लोग एक स्टेप वाइज शैक्षणिक संस्थान खोलने की स्थिति में आ जाएंगे। तो जो स्टेप वाइज होगा वो यही होगा कि यूनिवर्सिटी शुरू होगा और सबसे अंत में प्राइमरी सेक्टर होंगे। जी शशांक जी, ये भी देखा गया है कि जिस तरीके से अगर अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की गई है तो प्रशासन की तरफ से जिस तरीके से अनलॉक में लोग बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं और सारी चीज़ें धीरे धीरे सामान्य होने लगती हैं, इसको देखते हुए लोगों के अंदर जो जागरूकता की भी कमी आती है, लोग लापरवाह होते हैं। तो इसको लेकर के प्रशासन की तरफ से क्या इन सभी इस तरीके के अगर लापरवाही का मामला सामने आता है तो प्रशासन कितनी सख्त नजर आ रही है? देखिए होम डिपार्टमेंट ने जो अपना सर्कुलर जारी किया है उस सर्कुलर में तमाम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को और सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस को ये ऑर्डर दिए गए कि आप तमाम उन जगहों को पहले चिन्हित कर ले जहां गैदरिंग होती है, क्राउडिंग होती है, चाहे वो बाजार की जगह हो या चौक चौराहे हो जहां पर पब्लिक गैदरिंग होती है, वहां पर मजिस्ट्रेट की भी नियुक्ति की जाए और पुलिस फोर्स की भी नियुक्ति की जाए, और ये सुनिश्चित कराया जाए कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन सभी लोग करें, यानी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वेयरिंग और जो अन्य तमाम चीजें हैं, चाहे वो तो कह सकते हैं आप सैनिटाइजेशन हो या तमाम चीजें हो, प्रशासन सुनिश्चित करे। दूसरे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये पावर दिया गया है कि अगर आपको लगे कि स्थितियां कहीं से कंट्रोल के बाहर हो रही हैं, लोग नहीं सुन रहे हैं, तो आपके पास अपने जिलों में सीआरपीसी की जो 144 धारा है उसको उपयोग करने का अधिकार डीएम को दिया गया है। यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपने अपने जहां पर भी चाहेंगे सीआरपीसी की 144 का उपयोग करेंगे, धारा 144 लगा सकते हैं। दूसरा, अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लगता है कि हमें और कुछ रिस्ट्रिक्शंस चाहिए होंगी और ज्यादा कड़ाई, होम डिपार्टमेंट ने छूट दी है, उसके ऊपर अगर कड़ाई करने की जरूरत होती है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास पूरा अधिकार है होम डिपार्टमेंट के सर्कुलर के थ्रू कि आप वहां पर ज्यादा हार्ड रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। यानी अगर आप चाहें तो बाजार को भी बंद करा सकते हैं, आप चाहें तो
सिर्फ एसेंशियल कम्युनिटी की दुकानें खोलने का ऑर्डर कर सकते हैं। वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास ऑर्डर है और उनके पास अधिकार सुरक्षित है। तो पूरी तरह से प्रशासन के पास अधिकार है। अब रही बात इम्प्लीमेंटेशन की, वो ग्राउंड रियलिटी को देखते हुए ग्राउंड पे क्या पोजीशन होता है, तमाम चीजें देखनी होती है। लॉ एंड ऑर्डर देखना होता है, सामाजिक परिस्थितियां देखनी होती हैं। इन तमाम चीजों को देखकर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इसका फैसला करेंगे और कहीं ना कहीं तमाम चीजों की व्यवस्था की गई। जी, तो लॉकडाउन जिस तरीके से अनलॉक अभी शुरू की गई है, उसमें अब 16 से 22 जून तक अगला अनलॉक जो है वो लॉकडाउन रहेगा कुछ रियायतों के साथ। तो अगर 22 जून के बाद आप, शशांक जी, क्या लगता है कि 22 जून के बाद और कौन कौन सी सेवाएं हैं जो खुल जानी चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि 22 जून तक अभी सरकार देखेगी कि स्थितियां क्या हो रही हैं। यह कोशिश सरकार की देखिए क्या है। बिहार सरकार ने एक लक्ष्य रखा है कि हर महीने अब हम, क्योंकि 21 तारीख से जो वैक्सीन है वो केंद्र सरकार पूरी देने लगी। यानी अब 45 साल की प्लस वाली जो केंद्र सरकार देती थी और 18 प्लस के लिए जो राज्य सरकार देती थी, तो ये गैप आ रहा था, वैक्सीनेशन थोड़ा धीरे हो रहा था। अब जब पूरी तरह से केंद्र सरकार वैक्सीन देगी तो सरकार, बिहार सरकार के पास ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहेंगे कि ये 45 प्लस की वैक्सीन है उसको रिजर्व रखा जाए और 18 प्लस की रिजर्व। अब तमाम वैक्सीन एक हो जाएंगी, तो बिहार में जो वैक्सीन की उपलब्धता है वो तमाम लोगों के बढ़ जाएगी। और सरकार ने एक लक्ष्य रखा है कि हर महीने हम 1 करोड़ वैक्सीन देंगे। अगर 1 करोड़ वैक्सीन हर महीने देंगे तो हम दिसंबर तक अपनी पूरी आबादी को, यानी जो हमारी टारगेटेड पॉपुलेशन है कोविड के अगेंस्ट में लड़ने के लिए, हम उसको वैक्सीनेट कर देंगे। सरकार का जो ये लक्ष्य है उसके लिए आज एक महा कैंप शुरू हुआ है। आज एक पटना में, पूरे बिहार में एक अभियान चलेगा जिसमें बिहार में करीब 7,22,000 लोगों को वैक्सीन देने का लक्ष्य है। यानी आज लक्ष्य है कि हम 7,22,000 लोगों को वैक्सीन देंगे। ये डिमो है इस बात का कि हम वैक्सीन उपलब्ध होने की स्थिति में हम 1 करोड़ लोगों को कैसे वैक्सीन दे सकते हैं हर महीने। तो ये सरकार की ये भी कोशिश है कि हम इन 15 से 20 दिनों के अंदर बड़ी संख्या में वैक्सीन दे दें लोगों को, और ये अभियान बढ़ाते रहेंगे। वैक्सीनेशन की रफ्तार जब बढ़ाते रहेंगे तब भी कोविड को कंट्रोल करने का एक जरिया होते रहेगा। तो मुझे लगता है कि दुकानें खोलने में छूट दी जा सकती है 1 सप्ताह के बाद। उसके अलावा मैं भी नहीं कहता कि शैक्षिक संस्थान के लिए इतनी जल्दी निर्णय लिया जाएगा। शैक्षिक संस्थान संभवतः जुलाई में, अगर स्थितियां सामान्य रही तो यूनिवर्सिटीज के जो एकेडमिकल फंक्शनिंग है वो जुलाई में शुरू होगा। जो सरकारी ऑफिस है इनमें सरकारी कर्मचारियों की स्थिति 50 से 75% की जा सकती है। यही हाल निजी ऑफिस के लिए भी रियायत दी जा सकती है। तो तमाम है चीजें जो धीरे धीरे अनलॉक की तरफ हम लोग जाएंगे। जी बिल्कुल, तो कुछ सेवाओं के साथ आप दर्शकों को बता दें कि अनलॉक की प्रक्रिया अब धीरे धीरे शुरू हो रही है। कुछ सेवाओं में छूट दी गई है और 16 से 22 जून सुबह 6 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक ये जो अनलॉक 2.0 है वो लागू रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया शशांक तमाम जानकारी के लिए। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ब्लैक फंगस को राज्य में महामारी घोषित करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने मंगलवार देर शाम ट्वीट किया, सीएम हेमंत सोरेन ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा कहा गया कि मुख्यमंत्री के इस संदेश के बाद राज्य में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। और आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान देश के अन्य हिस्सों की तरह झारखंड में भी ब्लैक फंगस का प्रकोप बढ़ गया है और अब तक राज्य में इसके कुल 79 मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि इस संक्रमण से 25 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसको देखते हुए राज्य सरकार ने ब्लैक फंगस को राज्य में महामारी घोषित करने के निर्देश दिए हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शुभम कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शुभम, जिस तरीके से कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस ने जो राज्य में दस्तक दी है और इसके लगातार जो मामले बढ़ते हुए जा रहे हैं और अब राज्य सरकार ने यह फैसला किया है कि ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करेगी। शुभम।
बिल्कुल नियाज, कल देर शाम मंगलवार के दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यालय से ट्वीट करके जानकारी दी गई कि झारखंड में ब्लैक फंगस को महामारी का दर्जा दिया जाए। झारखंड में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया गया है। हालांकि जब से यह निर्देश जारी हुआ है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवासीय कार्यालय से, उसके बाद से तमाम तरीका के जो प्रक्रियाएं रहती है कोई भी महामारी में, उसका फॉलो झारखंड में बखूबी देखने को मिल रहा है। और अगर झारखंड में ब्लैक फंगस ने जिस तरह से रफ्तार पकड़ी है, हालांकि झारखंड में कोरोना पर झारखंड सरकार ने जीत हासिल दर्ज तो करा ली है, लेकिन ब्लैक फंगस एक बड़ी समस्या बनकर इसमें उभर आया है। अगर बात करें आंकड़ों की नियाज, तो 79 ऐसे मामले हैं जो कि एकदम कंफर्म्ड हैं कि वो ब्लैक फंगस से संक्रमित हैं। दूसरी बात करें तो जिस तरीका से 52 लोगों की इसमें मृत्यु भी हो चुकी है, माफ कीजिएगा 25 लोगों की इसमें मृत्यु हो चुकी है और 52 लोग के अभी संदिग्ध हालत में है, उन्हें सिम्टम्स है ब्लैक फंगस का, और 37 लोग अभी अपने घर जा चुके हैं स्वस्थ होकर के। और झारखंड में सबसे पहला ब्लैक फंगस का केस रामगढ़ के एक जिले में आया था। उसके बाद से तमाम जिलों से यह खबर आने लगी कि झारखंड में ब्लैक फंगस अब पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है और आए दिन 1 से 2 मरीज हर जिले से बखूबी ब्लैक फंगस के मिलते हैं। हालांकि झारखंड स्वास्थ्य विभाग इस पर अपनी पैनी नजर बनाए हुआ है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिशा निर्देश के बाद जब से झारखंड में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया गया है, तब से राज्य की जनता के मन में भी एक डर का माहौल जरूर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। नियाज जी शुभम, लेकिन जिस तरीके से कोरोना के ऊपर राज्य सरकार ने ब्रेक लगाया है, स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह जो शुरू किया गया और इसका नतीजा भी देखने को मिला है, तो लगातार मामलों में कमी होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन इसके साथ साथ ब्लैक फंगस ने जो दस्तक दी है और आने वाले समय में जो तीसरे वेव की बात कही जा रही है, तो 2 अभी जिस तरीके के राज्य सरकार के पास चुनौतियां आने वाली हैं और फिलहाल एक कोरोना वायरस से राज्य सरकार तो निपट ही रही है, तो इसको लेकर के स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो कितनी तैयार है? बिल्कुल नियाज, देखिए एक परिस्थिति से हम ढंग से उभर नहीं पाए थे, उस परिस्थिति में विकराल रूप लेता हुआ ब्लैक फंगस सामने दिखाई दे रहा है। और तीसरी लहर की आपने बात की, बिल्कुल इसमें जब से राज्य की बच्चों को सबसे ज्यादा खतरा है, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उन तमाम चीजों पर नजर बनाए हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग अपनी तरफ से पूरी तरीका से उन तमाम तैयारियों को करने में जुटा हुआ है, चाहे वो विभिन्न जिलों की बात कर लें। लेकिन जिस तरीका से झारखंड में ब्लैक फंगस के बढ़ते हुए मामले को देखते हुए तमाम अस्पतालों में ब्लैक फंगस के लिए अलग अलग से वार्ड बनाया गया है, वहां पर बेडों की व्यवस्था कर दी गई है। अगर झारखंड राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स की बात करें तो वहां पर भी ब्लैक फंगस के संदिग्ध मरीजों के लिए बेड उपलब्ध करा दिए गए हैं। चिकित्सक लगातार अपने मरीजों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं और डॉक्टरों का यह मानना है कि किसी भी व्यक्ति को अगर ब्लैक फंगस का हल्का सा भी लक्षण दिखाई देता है तो फौरन वो नजदीकी डॉक्टर से संपर्क करें, तभी जाकर उनकी जान को बचाया जा सकता है। हालांकि इसकी मृत्यु दर 70 से 80% बताई जा रही है, लेकिन सवाल यह है कि जिन व्यक्तियों को शुगर की बीमारी है, जिन व्यक्तियों को हार्ट की बीमारी है, जिनकी आंखों में दर्द है, तमाम ऐसी चीजें हैं जो कि इस ब्लैक फंगस के लक्षण बताए जा रहे हैं। और इसी बीच तीसरी लहर का भी संकेत कहीं ना कहीं झारखंड में बखूबी देखने को मिल रहा है। अब यह देखना होगा कि सरकार जिस तरीका से दूसरी लहर पर सरकार ने काबू पाया था, अपनी राज्य की जनता की जिंदगी को बचाना सर्वप्रिय मानकर दूसरी लहर पर सरकार ने कुछ हद तक तो जरूर काबू पा लिया है। अब यह देखना होगा कि तीसरी लहर और ब्लैक फंगस पर झारखंड सरकार कैसे नकेल कसते हुए नजर आती है और एक बार फिर राज्य की जनता खुली हवा में सांस लेते हुए नजर आती है। लेकिन नियाज, राज्य की जनता के मन में अब ब्लैक फंगस का डर बना हुआ है और सभी जगहों पर बस ब्लैक फंगस की ही चर्चाएं सुनने को मिल रही हैं। जी बिल्कुल शुभम, जनता के अंदर ब्लैक फंगस का डर बना हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम बात करें उदाहरण के तौर पर अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में जो ब्लैक फंगस के मामले काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं और अब बड़े बड़े जो अस्पताल है वहाँ पे, जैसे वहाँ पे दवाओं और इंजेक्शन्स की कमी देखी गई है, तो क्या झारखंड राज्य में भी ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है या फिर अभी ऐसी कहीं स्थिति देखने को मिली है जहां दवाओं की कमी देखी गई हो या फिर इंजेक्शन्स की कमी देखी गई हो ब्लैक फंगस को लेकर के? नहीं नियाज, ऐसी तो कोई खबर सामने नहीं आ रही है, लेकिन ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस के जितने भी मरीज हैं उनका पूर्णतः झारखंड के डॉक्टरों के द्वारा ध्यान रखा जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी कहीं ना कहीं ब्लैक फंगस के सक्रिय मामले को लेकर काफी सजग दिखाई दे रहे हैं, इसलिए वो लगातार डॉक्टरों के साथ बैठक कर रहे हैं और दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। और डॉक्टरों का यह मानना है कि अगर उचित समय पर व्यक्ति जो भी
ब्लैक फंगस से संदिग्ध है, उन्हें लगता है कि उन्हें ब्लैक फंगस है, वो नजदीकी अस्पताल में अगर तुरंत जा रहे हैं तो उनकी जान बचाने में डॉक्टर सफल साबित हो रहे हैं। और शायद इसी वजह से झारखंड में 37 मरीज जो कि ब्लैक फंगस से संक्रमित थे वो स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है नियाज कि 25 लोगों ने अपनी जान भी इस महामारी के दौर में ब्लैक फंगस से गंवा दी है। जी, और इसके साथ साथ दर्शकों को ये भी बता दें कि जिस तरीके से जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई थी और इसमें ब्लैक फंगस की कुछ दवाएं थी और कोरोना वायरस की भी कुछ दवाएं थी, इसको लेकर के उसमें जो टैक्स की दरों में कमी की गई है, तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा फैसला है। लेकिन शुभम, आपको क्या लगता है कि ये फैसला बहुत पहले ले लेना चाहिए था या फिर इस फैसले को लेने में देर हो गई है? देखिए नियाज, फैसला तो क्योंकि स्वास्थ्य से जुड़ा यह मामला है पूरा, और स्वास्थ्य सर्वप्रिय होता है किसी भी राज्य के लिए, चाहे वो केंद्र सरकार की बात कर लें। और कहीं ना कहीं ये जो निर्णय अब लिया गया, अगर वो पहले लिया जाता तो राज्य की जनता जो कि मध्यम वर्ग से अगर बिलोंग करते हैं उन्हें काफ़ी राहत मिलती। हालांकि सरकार के द्वारा ये पहल किया गया है तो कहीं ना कहीं ये सराहनीय पहल है। अब यह देखना होगा कि सरकार राज्य की जनता को और क्या रियायतें देने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से दवाइयों के दाम लगातार आसमान छू रहे थे तो कहीं ना कहीं मध्यम वर्ग के लोग बड़े परेशान थे, कैसे अपने घर के एक संक्रमित मरीज को भी बचाना था, अपने परिजन को भी बचाना था, और उसी बीच इस महंगाई का जो दंश है वो कहीं ना कहीं तमाम राज्यों में देखने को मिल रहा था। हालांकि जिस तरीके से पहल की शुरुआत की गई है, लेकिन अब यह देखना होगा कि यह धरातल पर नजर आती है कि नहीं, क्या राज्य की जनता इसे एक्सेप्ट करती है या नहीं, ये तमाम सवाल हैं। लेकिन सरकार के द्वारा ये पहल की शुरुआत बेहद सराहनीय है। जी शुभम, लेकिन अगर हम ब्लैक फंगस की खास तौर पे बात करें तो ब्लैक फंगस के मामले जो हैं वो किन इलाकों में ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं? क्योंकि अगर कोरोना वायरस की बात की जाए तो ये जाहिर सी बात है कि ये वायरस है और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में इसका खतरा बढ़ जाता है। उसी तरीके से अगर ब्लैक फंगस की बात की जाए तो किन इलाकों से ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं? देखिए नियाज, अगर आंकड़ों की बात करें तो झारखंड के विभिन्न जिलों में, झारखंड में 24 जिले हैं और 24 जिलों में से आए दिन कहीं ना कहीं से खबर ज़रूर सामने आती है कि वहाँ पर ब्लैक फंगस के संदिग्ध मरीज पाए गए, ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई है। वहाँ पर तमाम ऐसे जिले हैं। अगर झारखंड के सबसे ज़्यादा जिलों की अगर बात करें जहाँ पर सबसे ज़्यादा आंकड़े आते हैं, रांची की बात कर ले, राजधानी रांची की बात कर ले, जमशेदपुर की बात कर ले, पूर्वी सिंहभूम की बात कर ले, सरायकेला खरसावां की बात कर ले, ऐसे तमाम जिले हैं जहाँ पर ब्लैक फंगस लगातार कहर बरसाना शुरू कर दिया है। अब कहीं ना कहीं राज्य की जनता को भी जागरूक होने की जरूरत है। जिस तरीका से राज्य की जनता ने कोरोना के इस विकट परिस्थिति में राज्य सरकार का साथ दिया था और उसी का एक कह सकते उदाहरण के स्वरूप मानकर झारखंड में ब्लैक फंगस को अगर खत्म करना है तो झारखंड सरकार के द्वारा, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा तमाम प्रोटोकॉल गाइडलाइन जो भी ब्लैक फंगस से रिलेटेड बनाए गए हैं, अगर आपको लक्षण, हम भी राज्य की जनता से लगातार अपील करते हैं, किसी भी व्यक्ति को अगर ब्लैक फंगस का लक्षण सामने दिखाई देता है तो फौरन नजदीकी अस्पताल में जाकर अपना इलाज कराए, तभी जाकर वो अपनी जान को बचा सकता है, अपने परिजनों को खुशहाल जिंदगी प्रदान कर सकता है। ऐसे तमाम चीजें हैं, लेकिन अब राज्य की जनता को जागरूक होने की जरूरत है, ये सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल, राज्य की जनता को जागरूक होने की ज़रूरत है, क्योंकि जागरूकता के बाद ही ऐसी बीमारियों पर काबू पाया जा सकता है, चाहे आप कोरोना वायरस की बात करें या फिर ब्लैक फंगस की बात करें, क्योंकि ये जो है लगातार बढ़ता ही जाता है। लेकिन जैसा कि आपने जिक्र किया शुभम कि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां ब्लैक फंगस के मामले ज़्यादातर आ रहे हैं, जबकि अगर कोरोना वायरस की बात की जाए तो शहरों के बाद अब ग्रामीणों में देखा गया, खास करके जमशेदपुर की बात की गई कि जमशेदपुर में से ज़्यादा मामले कोरोना वायरस के आ रहे थे। तो अब क्या ब्लैक फंगस जिन इलाकों में ज़्यादा मामले आ रहे हैं उन इलाकों में स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो क्या कुछ विशेष रूप से तैयारी में लगी हुई है? देखिए, कोरोना से तो हम ठीक ढंग से अभी निपट नहीं पाए हैं, क्योंकि आपने जमशेदपुर की बात की तो जमशेदपुर में जब झारखंड में 23 जिलों में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत पाबंदियां हटाई गई थी, लेकिन मात्र एक ऐसा जिला था जमशेदपुर में, तो वहां पर पाबंदियां लागू की गई थी, क्योंकि जिस तरीके से झारखंड के जमशेदपुर जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों में अचानक से संक्रमण का दर बढ़ गया और उसी तरीके से ब्लैक फंगस ने भी दस्तक दे दी और ब्लैक फंगस जमशेदपुर में भी काफी देखने को मिल रहा था। स्वास्थ्य विभाग अपनी तरफ से पूरी तरीके से तैयार है, बस क्योंकि एक सबसे बड़ा मसला है, अगर नियाज बात करें तो ब्लैक फंगस के लक्षण लोगों को समझ में नहीं आ रहे हैं और ब्लैक फंगस उन व्यक्ति को ज्यादा
ज़्यादा खतरा है, जिन्हें हृदय का रोग है, जिन्हें शुगर की बीमारी है, तमाम ऐसे जो पहले से बीमारियां से जो व्यक्ति ग्रसित हैं, उन्हें सबसे ज़्यादा खतरा है। और जिस तरीके से आपने अगर बात की ब्लैक फंगस की और कोरोना की, तो बात करें तो कोरोना को लेकर सभी लोग जानते हैं, अगर टेस्ट नहीं आता है, फीवर आता है, तमाम ऐसी चीज़ें, इससे अब जनता जागरूक हो चुकी है, जनता को समझ में आने लगा है। लेकिन ब्लैक फंगस एक नया स्वरूप लेता हुआ आया है। हालांकि ब्लैक फंगस बहुत पहले से पूरे देश में देखने को मिल रहा था, लेकिन इस कोरोना के घड़ी में एक नया स्वरूप देखते हुए ब्लैक फंगस को जो मिला है, वो कहीं ना कहीं राज्य की जनता को अभी समझ में नहीं आ रहा, और लगातार सरकार को भी यह राज्य की जनता के बीच में जागरूकता फैलाने की जरूरत है। कैसे राज्य की जनता ब्लैक फंगस से बचे, इस तमाम चीजों की राज्य सरकार को करने की आवश्यकता है। बिल्कुल शुभम, ये बात बिल्कुल सही है कि जिस तरीके से कोरोना वायरस की अगर लक्षण की बात की जाए तो लक्षण लोगों को पता है, लोगों को जागरूक किया गया है कि अगर आपके अंदर ये तमाम तरह के लक्षण आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं और आप फिर जा करके जांच कराइए। उसी तरीके से ब्लैक फंगस के लक्षण को लेकर के भी सरकार द्वारा जागरूकता फैलाने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया शुभम तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।